और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरी साजिश विदेश से रची गई थी। आतंकियों की प्लानिंग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर में ब्लास्ट करने की थी। कार्यालय के पीछे एक आईडी लगाया गया था, लेकिन ये विस्फोट नहीं हुआ, जिसके बाद रामेश्वरम कैफे में वारदात को अंजाम दिया गया। एनआईए ने बताया कि जांच में उसे बेंगलुरु में अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा को अंजाम देने के लिए फंडिंग का भी पता चला है और इन सभी की प्लानिंग आईएसआईएस की सोच को भारत में आगे बढ़ाने की प्लानिंग थी, जिसके लिए डार्क वेब और टेलीग्राम के जरिए लड़के भर्ती किए जा रहे थे। रामेश्वरम ब्लास्ट पर एनआईए का बड़ा खुलासा। ब्लास्ट का निकला इंटरनेशनल लिंक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन कहां होना था आतंकवादी हमला। इस साल 1 मार्च को आईटीपीएल बेंगलुरु के बुर्कफील्ड में रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस हमले को इंटरनेशनल साजिश बताया है। एनआईए ने जिन 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मुसाविर हुसैन साजिब, उसका हैंडलर अब्दुल मतीन अहमद ताहा, माज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ शामिल हैं। एनआईए ने इन आरोपियों और उनके टेरर लिंक को लेकर कोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आईएसआईएस के साउथ मॉड्यूल ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन बेंगलुरु के मल्लेश्वरम के बीजेपी दफ्तर में आईईडी हमले की साजिश रची थी। इसके पीछे आईएसआईएस अल हिंद मॉड्यूल मुख्य सूत्रधार है। विदेश से बैठकर आतंकी महमूद पाशा कोड नेम से मास्टरमाइंड को हमले का निर्देश दे रहा था। हमले की पूरी प्लानिंग विदेश में बैठकर आतंकियों ने तैयार की थी। 22 जनवरी को बीजेपी दफ्तर के पीछे आईईडी लगाया भी था, लेकिन आईईडी ब्लास्ट नहीं हुआ, जिससे आतंकियों का प्लान फेल हो गया। जिसके बाद 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया गया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच से पता चला कि मुसाविर हुसैन साजिब ही वह आतंकी है जिसने कैफे में आईईडी लगाया था। साल 2020 में अल हिंद मॉड्यूल के भांडाफोड़ों के बाद अब्दुल मतीन अहमद ताहा के साथ वो फरार हो गया था। सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में ना आए, इसके लिए आतंकियों ने डार्क वेब और टेलीग्राम की मदद ली थी। हैंडलर ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकियों को फंड दिया था, जिसे ताहा ने टेलीग्राम बेस P2P प्लेटफॉर्म की मदद से फिएट में बदल दिया था। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि जांच में उसे बेंगलुरु में अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा को अंजाम देने के लिए फंडिंग का भी पता चला है। इसके लिए ताहा और साजिब ने धोखाधड़ी से सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल किया था। डार्क वेब से डाउनलोड किए गए भारतीय और बांग्लादेशी पहचान के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ताहा को आतंकी शोएब अहमद मिर्जा ने मोहम्मद शहीद फैजल से मिलवाया था, जो लश्कर के बेंगलुरु मॉड्यूल मामले में फरार है। इसके बाद ताहा ने फैजल अपने हैंडलर महबूब पाशा, अमीर ख्वाजा मोहिद्दीन और बाद में माज मुनीर अहमद से मिलवाया था। इन सभी की प्लानिंग आईएसआईएस की सोच को भारत में आगे बढ़ाने की थी, जिसके लिए डार्क वेब और टेलीग्राम के जरिए लड़के भर्ती भी किए जा रहे थे, लेकिन एनआईए ने इसकी प्लानिंग को फेल कर दिया।